दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस डील्स, सैलरी डिस्कशंस या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तक ही सीमित है। लेकिन सच ये है कि नेगोशिएशन हमारी जिंदगी का हर हिस्सा है। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ या रोजमर्रा की छोटी बातों में भी हम नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। बस हमें इसका एहसास नहीं होता। क्रिस वॉस, जो एफबीआई में दुनिया के सबसे बड़े होस्टेज नेगोशिएटर रहे हैं, कहते हैं कि नेगोशिएशंस केवल नंबर्स या टेक्निक्स का खेल नहीं है। ये साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सही कम्युनिकेशन का खेल है। अगर आप सही तरीके से इंसान की सोच, भावनाओं और डर को समझ सकते हैं, तो आप किसी भी नेगोशिएशन में सफलता पा सकते हैं। ये किताब आपको यही सिखाती है। नेगोशिएशन का असली जादू सिर्फ टेक्निक में नहीं, बल्कि समझ और कनेक्शन में छुपा है। जब आप सामने वाले की भावनाओं को एक्नॉलेज करते हैं, उसका डर समझते हैं और उसे सही तरीके से सुनते हैं, तभी आप लेवरेज हासिल कर सकते हैं। और हाँ, यह कोई आसान शॉर्टकट नहीं है। क्रिस वॉस की टेक्निक सरल लग सकती हैं, लेकिन ये बेहद पावरफुल है। ये आपको हर बातचीत में कंट्रोल लेने, ट्रस्ट बनाने और सही आउटकम हासिल करने का तरीका सिखाती है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे आप 2 शब्दों से बातचीत बदल सकते हैं, कैसे सही सवाल पूछकर सामने वाले की हकीकत तक पहुंच सकते हैं, और कैसे स्मॉल जेस्चर्स और एक्नॉलेजमेंट से बड़े डील्स को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ये सिर्फ नेगोशिएशन की किताब नहीं है, ये माइंडसेट और स्किल का पूरा टूल किट है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस जर्नी में आप सीखेंगे कि बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं रहती, बल्कि ये आपकी सोच, स्ट्रैटेजी और इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत बन जाती है। चाहे आप नेगोशिएशन के लिए नए हों या एक्सपीरियंस्ड, ये ऑडियो बुक आपके लिए एक नया नज़रिया और नए तरीके लेकर आई है, जिनसे आप हर बातचीत में कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव बन सकते हैं। चैप्टर 1 द न्यू रूल्स। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि जिंदगी में नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस डील के लिए होती है, तो क्या आप मान लेंगे? असलियत तो ये है कि नेगोशिएशन हर जगह है। सुबह जब बच्चा स्कूल जाने से मना करता है, तब भी नेगोशिएशन होती है। जब पति पत्नी घर के कामों को बांटने की कोशिश करते हैं, तब भी नेगोशिएशन होती है। जब आप दुकान पर किसी चीज का भाव कम करवाते हैं, तब भी नेगोशिएशन होती है। यानी जिंदगी का हर कोना नेगोशिएशन से भरा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग नेगोशिएशन के पुराने नियमों पर चलते हैं। वही पुराने विन विन वाले ढांचे, वही कॉम्प्रोमाइज का खेल। और यही वजह है कि हम बहुत बार अपना हक खो बैठते हैं। क्रिस वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि अगर दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो सब खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर इस तरह का कॉम्प्रोमाइज किसी एक के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सोचिए, अगर आप मार्केट में किसी चीज का रेट आधा करके मांगते हैं और दुकानदार आधा भी नहीं देता, बस थोड़ा बहुत कम कर देता है, तो कौन जीता? हो सकता है आपको लगे कि आप दोनों ने बराबरी का कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन असल में जिसने कीमत तय की वो दुकानदार था। नेगोशिएशन की दुनिया में नए रूल्स कहते हैं कि ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सामने वाला इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, वो इमोशंस, डर, उम्मीद, लालच और ईगो से चलता है। और अगर आप इन इमोशंस को समझ जाएं, तो आप नेगोशिएशन में अनबीटेबल बन सकते हैं। क्रिस वॉस का पूरा करियर इसी बात का सबूत है। वो एफबीआई में हॉस्टेज नेगोशिएटर थे। जरा सोचिए, सामने एक किडनैपर है जिसने किसी को बंदी बनाया है और उसकी मांग करोड़ों में है। ऐसे समय में नेगोशिएशन विन विन कॉम्प्रोमाइज से नहीं हो सकती। आप तो उसकी मांग पूरी करके उसे और ताकतवर बना देंगे। वहां जरूरी है कि आप उसके माइंड को समझें, उसकी फीलिंग्स को पढ़ें और बिना कॉम्प्रोमाइज किए डील अपनी टर्म्स पर करें। यही है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का असली मतलब। कभी भी बीच का रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि बहुत बार बीच का रास्ता असली सल्यूशन नहीं होता। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पुराने रूल्स काम नहीं करते तो नए रूल्स क्या हैं? नए रूल्स ये कहते हैं कि नेगोशिएशन एक इमोशनल प्रोसेस है। ये आपकी लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी और कनेक्शन पर टिकी है। पुराने नेगोशिएटर्स कहते थे लॉजिक से जीत लो, लेकिन नए नेगोशिएटर्स कहते हैं दिल जीत लो, दिमाग अपने आप मान जाएगा। आप खुद अपनी जिंदगी से एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे पैसे उधार मांगता है। पुराने तरीके से आप साफ साफ हाँ या ना कह देंगे, लेकिन नए तरीके में आप उसकी भावनाओं को समझेंगे। शायद वो किसी मुसीबत में है, शायद उसकी आवाज़ में डर है, शायद उसकी आंखों में शर्म है। अगर आपने सिर्फ उसका लॉजिक सुना तो हो सकता है आप मना कर दें, लेकिन अगर आपने उसकी फीलिंग्स को पढ़ लिया तो आप ऐसी डील कर सकते हैं जिसमें उसका भी भला हो और आपका भी। यही है नए रूल्स की ताकत।
नेगोशिएशन का पहला नया रूल है सुनना, लेकिन ये पैसिव सुनना नहीं, एक्टिव सुनना है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे, बल्कि उस इंसान की भावनाएं, बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ का उतार चढ़ाव भी सुन रहे हैं। बहुत बार इंसान अपने शब्दों से झूठ बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ का टोन सच्चाई बयां कर देता है। दूसरा नया रूल है धैर्य। नेगोशिएशन कभी भी जल्दी जल्दी नहीं होती। पुराने तरीके कहते थे डील जल्दी खत्म करो, लेकिन नए तरीके कहते हैं धीरे चलो, क्योंकि जितना दूसरा इंसान बोलेगा उतनी जानकारी आपको मिलेगी, और नेगोशिएशन में जीतने का असली हथियार जानकारी ही तो है। तीसरा नया रूल है एम्पथी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले से अग्री करें। एम्पथी का मतलब है उसकी नज़र से चीज़ों को देखना। जैसे अगर बच्चा आइसक्रीम की जिद करता है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है और मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। अब आप उसकी दुनिया में पहुंच गए। उसके बाद आप डील अपनी टर्म्स पर कर सकते हैं। क्रिस वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन में हर इंसान अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता है, लेकिन अगर आपने उसे फील करा दिया कि आप उसे समझते हैं, तो वो अपनी गार्ड नीचे कर देता है, और यही वो मौका होता है जब नेगोशिएशन आपकी तरफ मुड़ जाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्रिस वॉस ने एक किडनैपर से डील कर ली थी। उसने कहा मुझे $10 लाख चाहिए। अब अगर पुराने तरीके से सोचा जाए तो हो सकता है FBI आधे पैसे ऑफर करे, जैसे लो भाई 5 लाख ले लो। लेकिन क्रिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा, और उन्होंने कहा लगता है कि तुम काफ़ी गुस्से में हो। किडनैपर चौंक गया। अचानक उसे लगा कि सामने वाला उसकी फीलिंग समझ रहा है। धीरे धीरे क्रिस ने बातचीत घुमाई और बिना पैसे दिए हॉस्टेज को छुड़वा लिया। ये है नेगोशिएशन के नए रूल्स की ताकत। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ हॉस्टेज नेगोशिएशन की बात नहीं है, आपकी हर जिंदगी नेगोशिएशन से भरी है। सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी हो, बिजनेस क्लाइंट से डील करनी हो, या फैमिली में किसी बात पर सहमति बनानी हो, सब नेगोशिएशन है, और हर जगह ये नए रूल्स काम करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी नेगोशिएशन में जाएं तो याद रखिए, बीच का रास्ता मत चुनिए, सामने वाले को सुनिए, उसके इमोशंस को लेबल कीजिए, पेशेंस रखिए और एम्पैथी दिखाइए। डील आपकी टर्म्स पर होगी। यही है नए रूल्स का जादू। चैप्टर 2 बी अ मिरर। सोचिए आप किसी नेगोशिएशन में बैठे हैं। सामने वाला आपसे लगातार तर्क दे रहा है, अपने कंडीशंस रख रहा है। आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे या उस पर दबाव डालेंगे तो शायद वो और ज्यादा रुकावट डाल देगा। अब सवाल यह है कि उसे कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए, कैसे उसकी दीवार को तोड़ा जाए। क्रिस वॉस कहते हैं इसका सबसे आसान और सबसे जादुई तरीका है मिरर बनना। मिरर यानी आईना। जब आप किसी इंसान की बातों को उसी के शब्दों में हल्के से दोहराते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसकी दुनिया को समझ रहे हैं। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी चीज से फर्क कैसे पड़ सकता है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहता है कि हमें यह प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक खत्म करना है। अगर आप घबरा कर कहें यह तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप मिरर बनकर कहें अगले हफ्ते तक, तो जादू होगा। वो खुद आगे बोलने लगेगा। हाँ, क्योंकि क्लाइंट का डेडलाइन है और हमें रिपोर्ट समय पर देनी है। अब वो खुल रहा है। आपने बस 3 शब्द दोहराए और उसने आपको और इंफॉर्मेशन दे दी। यही नेगोशिएशन की ताकत है। मिररिंग असल में एक तरह की जादुई चाबी है। इंसान को जब लगता है कि कोई उसे सुन रहा है, समझ रहा है, तब वो अपनी गार्ड नीचे कर देता है। और नेगोशिएशन में सबसे अहम बात यही है, सामने वाले की गार्ड को गिराना। जब वो रिलैक्स्ड होता है तो वो ज्यादा खुलकर बोलता है, और यही वो समय है जब आप डील को अपनी टर्म्स पर शेप कर सकते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। मिरर टेक्निक सिर्फ शब्दों को दोहराने तक सीमित नहीं है। ये सामने वाले के इमोशंस और जेस्चर्स को भी रिफ्लेक्ट करने का तरीका है। अगर वो तेज आवाज में बोल रहा है तो आप थोड़ी काम लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में मिरर कीजिए। अगर वो हंस रहा है तो हल्की मुस्कान से मिरर कीजिए। इससे कनेक्शन बनता है। क्रिस वॉस एक होस्टेज नेगोशिएशन का किस्सा सुनाते हैं। सामने वाला किडनैपर लगातार गुस्से में डिमांड्स रख रहा था। क्रिस ने उसकी हर डिमांड को मिरर करना शुरू किया। जैसे उसने कहा मुझे पैसा अभी चाहिए। क्रिस ने कहा अभी चाहिए? उसने कहा हाँ, क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अब वो अपनी चिंता बताने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और क्रिस ने नेगोशिएशन अपने कंट्रोल में ले ली। अब आप सोच रहे होंगे ये टेक्निक इतनी सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। हाँ,
कर सकता है, लेकिन फर्क इस बात पर पड़ता है कि आप इसे कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिररिंग का जादू तभी काम करता है जब आप इसे नेचुरल तरीके से करें, बिना बनावटीपन के। अगर आपको लगे कि आप रोबोटिक तरीके से हर बार आखिरी शब्द दोहरा रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली क्यूरियोसिटी के साथ रिपीट करेंगे, तो उसे लगेगा कि आप सच में उसकी बातों को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। अब मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे कहती है, तुम हमेशा देर से घर आते हो। अगर आप मिरर कीजिए, हमेशा देर से, तो वो शायद कहेगी, हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते भी तुम 3 दिन देर से आए थे और मुझे अकेले बच्चों को संभालना पड़ा। अब आपने इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। अब आप कामली कह सकते हैं, तो असली दिक्कत यह है कि तुम्हें अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इससे वो फील करेगी कि आप उसे समझ रहे हैं और धीरे धीरे बातचीत सॉफ्ट हो जाएगी। यही मिरर की ताकत है। नेगोशिएशन की दुनिया में ये टेक्निक इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये सामने वाले को बोलने के लिए मजबूर करती है। और नेगोशिएशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जो ज्यादा बोलता है वही हारता है। जितना सामने वाला बोलेगा, उतनी जानकारी आपको मिलेगी, और नेगोशिएशन में जीतने का मतलब ही है ज्यादा जानकारी होना। क्रिस वॉस कहते हैं कि बहुत बार लोग नेगोशिएशन में डर से चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन मिरर टेक्निक आपको बोलने से ज्यादा सुनने का मौका देती है। आप खुद कम बोलते हैं, लेकिन सामने वाला इतना ज्यादा खुलकर बोल देता है कि डील आपके कंट्रोल में आ जाती है। अब आप सोचिए, इस टेक्निक को आप अपनी जिंदगी में कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी वेंडर से डील कर रहे हैं। वो कहता है, इसका रेट 10,000 रुपए है। आप मिरर कीजिए, 10,000 रुपए। अब वो जस्टिफिकेशन देगा, हाँ, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी मटेरियल है और शिपिंग भी शामिल है। अब आपने इंफॉर्मेशन पकड़ ली। अब आप कामली कह सकते हैं, तो असली कॉस्ट शिपिंग की वजह से बढ़ रही है। अब आपके पास डील को नेगोशिएट करने का मौका है। मिररिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सामने वाला अपनी ही बातों में फंस जाता है। वो खुद को कन्विंस करने लगता है और आपको बस डायरेक्शन देना होता है। अब आप सोचिए, अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चा कहता है, मुझे गेम चाहिए। आप कहिए, गेम चाहिए? वो कहेगा, हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है और मैं पीछे नहीं रहना चाहता। अब आपको असली रीजन पता चल गया। यहां से आप कामली समझा सकते हैं, तो तुम्हें कर है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें पीछे समझेंगे। बच्चा हाँ कहेगा और अब आप उसके ईगो और इमोशंस को समझ के डील कर सकते हैं। नेगोशिएशन में अक्सर लोग सोचते हैं कि सामने वाले को हराना है, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है, बल्कि उसे ऐसा फील कराना है कि वो जीता है, जबकि असल में आप जीत चुके हैं। मिरर यही इल्यूजन क्रिएट करता है। तो याद रखिए, नेगोशिएशन के नए दौर में मिरर बनना सबसे बड़ा हथियार है। ये सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना नहीं है, ये एम्पैथी दिखाना है, ये क्यूरियोसिटी जगाना है, ये सामने वाले को खुलने पर मजबूर करना है। और जब वो खुलता है, तो डील आपकी मुट्ठी में होती है। चैप्टर 3 डोंट फील देयर पेन, लेबल इट। सोचिए, आप किसी नेगोशिएशन में बैठे हैं। सामने वाला गुस्से में है, उसकी आवाज ऊंची है, उसकी आंखों में नाराजगी है। अब अगर आप घबरा कर कहें, अरे हाँ, मैं समझ सकता हूं कि आप गुस्से में हैं, तो क्या वो तुरंत शांत हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि नेगोशिएशन का खेल सिर्फ सिंपैथी दिखाने से नहीं जीतता। क्रिस वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, आपको सामने वाले की फीलिंग्स को महसूस नहीं करना है, बल्कि उन्हें नाम देना है, लेबल करना है। जब आप किसी इंसान की इमोशंस को वर्ड्स देते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अब ये सुनकर आपको लगेगा, इतनी सिंपल चीज कैसे काम कर सकती है? लेकिन जरा सोचिए, जब बच्चा रो रहा होता है और माँ कहती है, लगता है कि तुम थक गए हो, तो बच्चा थोड़ा काम हो जाता है। जब दोस्त टेंशन में होता है और आप कहते हैं, लगता है कि तुम्हें इस डील को लेकर चिंता हो रही है, तो उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। यही है लेबलिंग का जादू। नेगोशिएशन की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं, सामने वाले की भावनाओं को फील करो, खुद को उसकी जगह रखो। लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं, ये तरीका गलत है। आप सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठे, आप उसकी प्रॉब्लम को वर्ड्स देने बैठिए। जब आप लेबल करते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सच में समझ रहे हैं, और इंसान की सबसे गहरी जरूरत यही है, समझा जाना। मान लीजिए आप एक बिजनेस क्लाइंट से डील कर रहे हैं। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप घबरा कर कहें, नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप काम कहें, लगता है कि प्राइस को लेकर आप परेशान हैं, तो उसका टोन बदल जाएगा। वो कहेगा, हाँ,
क्योंकि मेरे बजट में ये थोड़ा भारी पड़ रहा है। अब आपने उसकी असली टेंशन पकड़ ली। अब आप कह सकते हैं, तो आपकी असली चिंता बजट है, और यहां से आप रास्ता निकाल सकते हैं। क्रिस वॉस इसे टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं। इसका मतलब है सामने वाले को ये फील कराना कि आप उसकी इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं बिना खुद उसमें डूबे। सिंपैथी और एम्पैथी में यही फर्क है। सिंपैथी में आप सामने वाले की पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं। एम्पैथी में आप बस उसकी भावनाओं को पहचानते हैं और शब्द देते हैं। नेगोशिएशन में एम्पैथी काम करती है, सिंपैथी नहीं। अब मैं आपको FBI नेगोशिएशन का एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक आदमी ने बैंक में लोगों को बंधक बना लिया। वो चिल्ला रहा था, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता। अब नेगोशिएटर सिंपैथी दिखाता तो शायद कहता, हाँ मैं समझ सकता हूं कि लोग आपको वैल्यू नहीं देते। लेकिन क्रिस ने उसकी बात लेबल की। उन्होंने काम आवाज में कहा, लगता है कि आपको इग्नोर किया गया है। वो आदमी चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी असली भावना समझ रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज का गुस्सा कम हुआ और नेगोशिएशन पॉसिबल हुई। आप देखिए, फर्क सिर्फ एक लाइन से पड़ा। लेबल ने उसका गुस्सा आधा कर दिया। नेगोशिएशन में लेबल करने के 3 सिंपल स्टेप हैं। ऑब्जर्व कीजिए, सामने वाला क्या कह रहा है, किस टोन में कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब नोट कीजिए। गेस कीजिए कि वो क्या फील कर रहा है। उसे शब्द दीजिए, जैसे लगता है कि आप चिंतित हैं या ऐसा लगता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब एक बात याद रखिए, लेबलिंग में कभी जजमेंटल मत बनिए। जैसे अगर आप कह दें, आप तो बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, तो सामने वाला भड़क जाएगा। लेबल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे लगता है कि ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। अब जरा अपनी पर्सनल जिंदगी से सोचिए। आपकी पत्नी कहती है, तुम मुझे कभी समय नहीं देते। अगर आप लेबल करें, लगता है कि तुम खुद को अकेला महसूस कर रही हो, तो उसका गुस्सा आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी असली भावना को शब्द दिया है। अब वो कहेगी, हाँ बिल्कुल, और ये हाँ आपकी नेगोशिएशन का पहला जीत है। क्रिस वॉस कहते हैं कि इंसान अपनी इमोशंस को अक्सर खुद भी ठीक से नहीं समझ पाता। वो सिर्फ गुस्सा दिखाता है, सिर्फ चिल्लाता है, लेकिन असल में अंदर कहीं डर, शर्म या इनसिक्योरिटी होती है। जब आप लेबल करते हैं तो आप उसकी अंदरूनी भावना को उजागर करते हैं, और यही कनेक्शन बनाता है। अब एक बिजनेस एग्जाम्पल दीजिए। क्लाइंट कहता है, आपकी सर्विस ठीक नहीं है। अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो वो और नाराज होगा, लेकिन अगर आप कहें, लगता है कि आपको हमारी सर्विस से निराशा हुई है, तो वो थोड़ा काम होगा और डिटेल्स बताएगा। अब आपके पास नेगोशिएशन करने का मौका है। लेबलिंग का दूसरा फायदा यह है कि ये बातचीत को गहराई में ले जाता है। लोग सतही बातें करते रहते हैं, लेकिन जब आप लेबल करते हैं तो वो खुलकर असली बात बताते हैं, और नेगोशिएशन जीतने का मतलब ही है असली सच तक पहुंचना। क्रिस वॉस बताते हैं कि बहुत बार उन्होंने सिर्फ लेबलिंग करके होस्टेस टेकर का गुस्सा ठंडा किया है। उन्होंने बार बार कहा, लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और हर बार सामने वाला काम होता गया। ये प्रोसेस आइस ब्रेकिंग की तरह है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, लेबलिंग को साइलेंस के साथ इस्तेमाल करना। जब आप लेबल करें तो तुरंत जस्टिफाई या एक्सप्लेन मत करिए। बस कहिए, लगता है कि ये बात आपको परेशान कर रही है, और फिर चुप हो जाइए। साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, और वो खुद आगे बोलने लगता है। नेगोशिएशन का असली खेल यही है, आपको सामने वाले को बोलने देना है, और लेबलिंग उसका सबसे आसान तरीका है। तो अगली बार जब आप किसी नेगोशिएशन में हो, चाहे वो घर पर हो, दफ्तर में हो या किसी डील में हो, याद रखिए, सामने वाले की फीलिंग्स को अपने ऊपर मत लीजिए। बस उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और लेबल कीजिए। आप देखेंगे कि उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाएगा और डील का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। चैप्टर 4 बीवेयर यस मास्टर नो। सोचिए, आप किसी नेगोशिएशन में है। सामने वाला मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं मान गया, और आप खुश हो जाते हैं कि डील पक्की हो गई। लेकिन सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हाँ सुनने के बाद भी डील कहीं अटक गई? बहुत बार, क्योंकि नेगोशिएशन की दुनिया में यस हमेशा सच नहीं होता। क्रिस वॉस कहते हैं, यस सबसे खतरनाक शब्द है नेगोशिएशन में। लोग हाँ कई बार सिर्फ टालने के लिए बोलते हैं। कभी वो पोलाइट होने के लिए हाँ बोलते हैं, कभी कॉन्वर्सेशन खत्म करने के लिए हाँ बोलते हैं, और कभी सिर्फ इसलिए कि बहस बढ़े नहीं। लेकिन असली कमिटमेंट उसमें नहीं होता। अब आप सोचिए, अगर यस इतना कमजोर है, तो नेगोशिएशन में आपको किस शब्द की तलाश करनी चाहिए? जवाब है नो। हाँ, सही सुना आपने। नेगोशिएशन का असली दरवाजा नो से खुलता है।
ये उल्टा लग सकता है। हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि यस सफलता का प्रतीक है, लेकिन नेगोशिएशन में नो ही वो पल है जब असली बातचीत शुरू होती है। जब दूसरा इंसान नो कहता है तो वो असल में अपनी बाउंड्रीज और अपनी असली चिंताएं बताता है, और नेगोशिएशन का असली काम वहीं से शुरू होता है। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं। आप कहते हैं, क्या आप हमारी सर्विस लेना चाहेंगे? और वो कहता है हाँ, लेकिन फिर हफ्तों तक रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि उसका हाँ सिर्फ टालने वाला था। दूसरी तरफ अगर आप पूछते हैं, क्या अभी आपके लिए नई सर्विस लेना गलत समय है? और वो कहता है नहीं, तो यही नेगोशिएशन का दरवाज़ा खुलता है। अब उसने आराम महसूस किया है, क्योंकि नो ने उसे कंट्रोल की भावना दी है। क्रिस वॉस कहते हैं, इंसान को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? कंट्रोल खोने से। जब आप उससे यस निकलवाने की कोशिश करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब उसे नो कहने का मौका मिलता है तो उसे लगता है कि उसके हाथ में कंट्रोल है, और जब वो सेफ महसूस करता है तभी वो खुल के बोलता है। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, नो कोई अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार FBI की टीम एक किडनैपिंग केस में लगी थी। नेगोशिएटर ने किडनैपर से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी मांगें पूरी करें? किडनैपर ने कहा हाँ, लेकिन बातचीत कहीं नहीं बढ़ी। फिर नेगोशिएटर ने सवाल बदला, क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ बुरा सलूक किया जाए? किडनैपर ने तुरंत कहा नहीं। नो कहने के बाद उसकी आवाज़ नरम हो गई और असली नेगोशिएशन शुरू हो गई। आप सोचने होंगे ये क्यों होता है? दरअसल जब इंसान यस कहता है तो कई बार उसके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, लेकिन नो कहने से उसे सुरक्षा मिलती है। वो अपने दिमाग से कहता है मैं अभी भी कंट्रोल में हूं, और नेगोशिएशन में यही पल आपके लिए सोने की खान है। क्रिस वॉस बताते हैं कि यस 3 तरह का होता है। कॉन्टिनेंट यस, जो झूठा होता है। कन्फर्मेशन यस, जो सिर्फ जानकारी के लिए होता है। कमिटमेंट यस, जो बहुत रेयर होता है और तभी मिलता है जब नेगोशिएशन सही तरीके से हुई हो। ज्यादातर लोग फाउंटेनर यस देते हैं, जो आपको खुश तो करता है लेकिन अंत में धोखा दे जाता है। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे कहती है, क्या तुम वीकेंड पे शॉपिंग चलोगे? आप थकान में कहते हैं हाँ, लेकिन वीकेंड आने पर आप टाल जाते हैं। वो हाँ सिर्फ मोमेंटरी था, कमिटमेंट नहीं। लेकिन अगर आप उसे साफ कहें, नहीं, इस वीकेंड में आराम करना चाहता हूं, तो शायद वो गुस्सा हो, लेकिन ऑनेस्टी सामने आ जाएगी और नेगोशिएशन पॉसिबल होगी। नेगोशिएशन में नो को मास्टर करना एक आर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर जगह नो सुनना है, बल्कि आपको सामने वाले को नो कहने का मौका देना है, ताकि वो सेफ महसूस करे। जब वो सेफ होगा तभी सच्चाई सामने आएगी। क्रिस वॉस कहते हैं कि आप अपने सवाल इस तरह फ्रेम कीजिए कि सामने वाला नो कह सके। जैसे, क्या ये गलत समय है? या क्या आप इस ऑप्शन को रिजेक्ट करना चाहेंगे? ये सवाल सामने वाले को रिलैक्स करते हैं और वो खुलकर अपनी असली सोच बताता है। अब सोचिए आपकी जॉब इंटरव्यू में HR आपसे पूछें कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। आप शायद मजबूरी में हाँ कह देंगे, लेकिन अगर वो पूछें क्या ये जॉब आपकी प्रायोरिटीज़ के खिलाफ है, और आप कहें नहीं, तो ये नहीं असल कमिटमेंट की शुरुआत होगी। नेगोशिएशन में साइलेंस भी बहुत ज़रूरी है। जब दूसरा नो कहे तो आप तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, उसे बोलने दीजिए। नो के बाद साइलेंस सामने वाले को और खुलने पर मजबूर करता है और नेगोशिएशन वहीं से शेप लेना शुरू करती है। क्रिस वॉस कहते हैं, नो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नेगोशिएशन का सबसे शक्तिशाली टूल है। ये आपको क्लैरिटी देता है, बाउंड्रीज बताता है और कॉन्वर्सेशन को असली दिशा में ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी नेगोशिएशन में जाएं, तो यस के पीछे मत भागिए, उस यस पे खुश मत हो जाइए। असली जीत तब होती है जब सामने वाला आराम से नो कह सके और फिर अपनी असली बातें आपके सामने रखे। तभी आप उसकी असली ज़रूरत समझ पाएंगे और डील अपनी टर्म्स पे कर पाएंगे। याद रखिए, नेगोशिएशन में यस एक धोखा हो सकता है, लेकिन नो असली सच का दरवाज़ा है, और जो नेगोशिएटर इस नो को मास्टर कर लेता है वही नेगोशिएशन का असली खिलाड़ी बनता है। Chapter 5 Trigger the 2 words that immediately transform any negotiation. कभी आपने गौर किया है कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? तब नहीं जब कोई उसकी तारीफ कर दे, बल्कि तब जब कोई उसकी बात को सच में समझ ले। उस पल वो इंसान खुद को सुना हुआ, पहचाना हुआ और वैलिडेट महसूस करता है। नेगोशिएशन की दुनिया में ये वैलिडेशन किसी भी डील का असली ताला खोल देता है। क्रिस वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सामने वाला सिर्फ हाँ या ठीक है नहीं कहता, बल्कि कहता है दैट्स राइट, यानी बिल्कुल सही। ये 2 शब्द नेगोशिएशन में जादू की तरह काम करते हैं।
इसका मतलब है कि सामने वाले को लगा कि उसकी कहानी, उसकी सोच, उसकी प्रॉब्लम आपने सही तरह से समझ ली है। और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला उसकी सच्चाई को पहचान चुका है, तो उसका रेजिस्टेंस गिर जाता है, उसकी डिफेंस ढीली पड़ जाती है और वो खुलकर बात करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल ये है, आखिर ये होता कैसे है? सोचिए, जब आप किसी से आर्ग्यू कर रहे होते हैं और वो आपको कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, तो अंदर से आपको रिलीफ मिलता है ना? पर फर्क समझिए, योर राइट और दैट्स राइट एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। योर राइट अक्सर एक एस्केप होता है। सामने वाला आपको खुश करने के लिए कह देता है, ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपकी बात मान नहीं रहा होता, वो बस बहस खत्म करना चाहता है। जैसे हम कई बार अपने किसी जिद्दी दोस्त या बॉस से कह देते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल में हमारा मन नहीं बदलता। लेकिन जब कोई कहता है दैट्स राइट, तो इसका मतलब है कि उसने आपके शब्दों में अपनी हकीकत देखी। उसे लगा कि आपने उसकी सोच, उसकी भावना, उसके डर को पहचान लिया है। नेगोशिएशन में ये पल सोने से भी कीमती है। क्रिस वॉस अपने FBI के अनुभव से बताते हैं कि किडनैपिंग के मामलों में ये टेक्निक कितनी पावरफुल साबित होती थी। इमेजिन कीजिए, एक किडनैपर फोन पर है, उसकी डिमांड्स हैं पैसा, गाड़ी, सेफ एस्केप। अब आप नेगोशिएटर हैं। अगर आप उससे बहस करने लगे या उसे समझाने लगे कि उसकी डिमांड पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? वो और गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुने और फिर उसके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हुए कहें कि लगता है आपको ये लग रहा है कि सिस्टम आपके खिलाफ है, आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो कई बार किडनैपर रुक कर कहता, हाँ यही तो है, दैट्स राइट। और यहीं से बातचीत का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि अब वो महसूस करता है कि कोई उसकी हालत को समझ रहा है। तो अब सवाल है, आप अपनी एवरीडे लाइफ की नेगोशिएशंस में इस जादू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है सामने वाले को ध्यान से सुनना। सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसकी भावनाएं भी। फिर उसके पर्सपेक्टिव को अपने शब्दों में समराइज करना। जैसे, आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है ये डील आपके लिए रिस्की है। आपको लगता है कि आपकी मेहनत की वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। आपको डर है कि फ्यूचर में ये स्टेप आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जब आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाला तुरंत वैलिडेट महसूस करता है और कई बार वो आपकी बात सुनकर खुद ही कह देता है, एग्जैक्टली, दैट्स राइट। अब मैं आपको एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप अपने बॉस से सैलरी हाइक के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप सीधा कहें, मुझे हाइक चाहिए, तो बॉस डिफेंसिव हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले उसके पर्सपेक्टिव को समझे और कहें, आपकी नज़र में अभी कंपनी का बजट टाइट है और आप चाहते हैं कि हर खर्च सोच समझ कर हो, सही है? जब बॉस कहेगा हाँ दैट्स राइट, तो वो महसूस करेगा कि आप उसकी स्थिति समझ रहे हैं और यहीं से बातचीत सॉफ्ट हो जाती है। अब आप धीरे धीरे अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे रोल को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कॉम्पेंसेशन एडजस्टमेंट मददगार होगा। नोटिस किया आपने पहले उसे समझा, फिर अपना पॉइंट रखा, और यही है नेगोशिएशन का असली सीक्रेट। क्रिस वॉस बताते हैं कि जब तक आप सामने वाले से दैट्स राइट नहीं सुनते, तब तक नेगोशिएशन में आगे मत बढ़िए। ये वो चेकिंग पॉइंट है जो बताता है कि सामने वाला अब आपकी बात जेन्युइनली सुनने और कंसिडर करने को तैयार है। यहां पर एक और एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर आप कहें, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए वरना फ्यूचर खराब होगा, तो बच्चा रिबेल कर सकता है। लेकिन अगर आप उसकी फीलिंग्स लेबल करें, तुम्हें लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है और तुम्हें कोई फायदा नजर नहीं आता, बच्चा रुकेगा और शायद कहेगा हाँ दैट्स राइट। और यही वो एंट्री पॉइंट है जहां आप उसे समझा सकते हैं कि नॉलेज उसके सपनों को सच करने का रास्ता है। नेगोशिएशन सिर्फ पैसे या डील्स तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है, रिश्तों में, परिवार में, काम पर भी। और हर नेगोशिएशन का सबसे गहरा सच यही है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए। दैट्स राइट उन्हें यह एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ अपनी जीत नहीं चाहते, बल्कि उनकी सच्चाई को भी सम्मान दे रहे हैं। अब यहां एक गोल्डन टिप है, आप कभी भी सीधे सामने वाले से क्या मैं सही हूं मत पूछिए, क्योंकि ये पुशी लगता है। इसके बजाय उसकी पूरी स्टोरी को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कीजिए, और जब वो कहे दैट्स राइट, तो समझ लीजिए आपने उसके दिल का दरवाजा खोल दिया है। तो चलिए इस चैप्टर को समेटते हैं। नेगोशिएशन का मकसद सामने वाले से यस निकलवाना नहीं है, क्योंकि यस हॉलो भी हो सकता है।
नेगोशिएशन का असली मकसद है उसे उस जगह तक लाना जहां वो खुद कहे दैट्स राइट। ये दो शब्द बताते हैं कि आपने उसकी कहानी, उसकी पीड़ा और उसकी सोच को समझ लिया है, और जब ये हो जाता है तभी नेगोशिएशन सही मायनों में शुरू होती है। याद रखिए, अगली बार जब आप किसी डील, आर्ग्यूमेंट या फैमिली डिस्कशन में हो तो जल्दबाजी में यस मत खोजिए। सामने वाले की दुनिया को समझिए, उसके नजरिए को शब्द दीजिए और इंतजार कीजिए उस पल का जब वो कहे दैट्स राइट। यही पल नेगोशिएशन को बदल देता है। चैप्टर 6 बेंड देयर रियलिटी। नेगोशिएशन की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि आउटकम नंबर्स से तय होता है, जैसे कितना पैसा मिलेगा, कितनी छूट मिलेगी, कितनी सैलरी नेगोशिएट होगी। पर क्रिस वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन कभी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता, ये इमोशंस और परसेप्शन का खेल होता है। असल में रियलिटी वही होती है जो दूसरा इंसान परसीव करता है। नेगोशिएशन में जीतने का मतलब है उस परसेप्शन को शेप करना, यानी उनकी रियलिटी को बेंड करना। अब सोचिए, जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो क्या आप हमेशा रैशनल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं? नहीं, आप लॉस से डरते हैं, आप गेन से अट्रैक्ट होते हैं, आप फेयरनेस की भावना से ड्राइव होते हैं। यही साइकोलॉजी हर नेगोशिएशन की जड़ है। क्रिस वॉस एक प्रिंसिपल समझाते हैं, लोग लॉस से बचने के लिए कहीं ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं बजाय गेन पाने के। इसे कहते हैं लॉस इवर्जन। मान लीजिए आपके पास दो विकल्प हैं, आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। आपके पास जो 10,000 रुपये हैं उसमें से 5,000 रुपये खोने से आप बच सकते हैं। अगर गौर करें तो आउटकम दोनों जगह एक जैसा है, आपके पास 5,000 रुपये रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि इंसान को खोने का डर पाने की खुशी से ज़्यादा तीव्र लगता है। नेगोशिएशन में यही साइकोलॉजी काम करती है। अब सवाल है, सामने वाले की रियलिटी को कैसे बेंड करें? क्रिस वॉस इसके लिए कई टेक्निक बताते हैं। पहली टेक्निक है एंकर सेट करना। नेगोशिएशन में जो पहला नंबर सामने आता है वो बाकी बातचीत की दिशा तय कर देता है। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। इमेजिन कीजिए आप एक यूज्ड कार खरीद रहे हैं। सेलर कहता है इसकी कीमत है 5 लाख। अब चाहे आप कितनी भी नेगोशिएशन करें, आपकी दिमागी रेंज 5 लाख के आसपास घूमेगी। लेकिन अगर सेलर ने शुरुआत 7 लाख से की होती तो आपका दिमाग वहीं सेट हो जाता। इसलिए जो पहला एंकर सेट करता है उसके पास बड़ा फायदा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्रिस वॉस करते हैं कि हर जगह आपको खुद एंकर नहीं सेट करना चाहिए। कभी-कभी बेहतर होता है कि दूसरा इंसान पहले अपना नंबर बताए। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी एंकर सेट कर दिया और वो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग निकला तो आप डील खो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे पहले बोलने दें तो आपको उसकी सोच और उसकी रियलिटी का अंदाज़ा मिल जाता है, और जब आपको उसकी रियलिटी का अंदाज़ा हो जाता है तभी आप उसे बेंड कर सकते हैं। अब आती है दूसरी टेक्निक, रेंज यूज़ करना। नेगोशिएशन में अगर आप एक स्पेसिफिक डिमांड रखते हैं तो सामने वाला उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन अगर आप रेंज रखते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। मान लीजिए आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं मुझे 60,000 चाहिए तो बॉस सीधा कहेगा नहीं, हम 50,000 देंगे। लेकिन अगर आप कहें इस रोल के लिए इंडस्ट्री में 60 से 70,000 की सैलरी होती है, तो आपने उसकी सोच को एक नई रियलिटी दे दी। अब बॉस सबकॉन्शियसली 70 को हाई और 60 को फेयर मानने लगेगा, यानी आपने उसकी रियलिटी बेंड कर दी। तीसरी टेक्निक है लॉस फ्रेमिंग। सिर्फ गेन पर जोर मत दीजिए, लॉस को हाईलाइट कीजिए। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को सर्विस बेच रहे हैं। अगर आप कहते हैं हमारी सर्विस से आपका प्रॉफिट 20% बढ़ सकता है, तो हो सकता है वो इम्प्रेस ना हो। लेकिन अगर आप कहें अगर आपने ये सर्विस नहीं ली तो अगले साल कम से कम 20% रेवेन्यू खो देंगे, तो उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसान गेन से ज़्यादा लॉस से डरता है। अब क्रिस वॉस एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फेयरनेस। नेगोशिएशन में लोग कई बार इरैशनल डिसीजंस लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगे कि उन्हें फेयर डील मिल रही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदी और बाद में पता चला कि पड़ोस की दुकान में वो सस्ती थी। आपको कैसा फील हुआ? चीटेड, राइट? यानी एक्चुअल लॉस से ज़्यादा आपको अनफेयरनेस ने हर्ट किया। इसलिए नेगोशिएशन में अगर आप सामने वाले को ये फील करा दें कि डील फेयर है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएगा, और अगर उसे लगे कि अनफेयर है तो चाहे डील उसके फेवर में हो फिर भी वो रिजेक्ट कर सकता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं।
ब्रोकर कहता है इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, लेकिन आपको 52 लाख में मिलेगा। आपको लगेगा अनफेयर है। लेकिन वही ब्रोकर अगर कहे इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, लेकिन डिमांड इतनी हाई है कि कई लोग 55 तक देने को तैयार हैं, आपको 52 में मिल रहा है, यानी फेयर डील है, अब वही 52 लाख आपको एक्सेप्टेबल लगेगा। यानी नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन परसेप्शन चेंज हो गया। यही है रियलिटी बेंडिंग। क्रिस वॉस एक और सटल ट्रिक बताते हैं, टाइम प्रेशर। नेगोशिएशन में डेडलाइंस रियलिटी को शेप कर देती हैं। इमेजिन कीजिए किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट लेना है और डेडलाइन आज रात को 12 बजे है। अब चाहे सामने वाला कितना भी टफ नेगोशिएटर क्यों ना हो, वो जल्दी डिसीजन लेगा। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इस डेडलाइन का फ़ायदा उठाकर उसकी रियलिटी बेंड कर सकते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। FBI के एक केस में किडनैपर ने कहा, मुझे आज रात तक $1 मिलियन चाहिए, वरना मैं होस्टेज को मार दूंगा। नेगोशिएटर्स ने समझा कि डेडलाइन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, तो उन्होंने उस डेडलाइन की रियलिटी को बेंड किया। उन्होंने बातचीत को इतना खींचा, किडनैपर खुद डेडलाइन एक्सटेंड करने को मजबूर हो गया, क्योंकि जब इंसान प्रेशर में होता है तो उसकी रियलिटी शिफ्ट होती रहती है। तो अब इस चैप्टर को समराइज करते हैं। नेगोशिएशन सिर्फ हार्ड बार्गेनिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। लोग गेन से ज़्यादा लॉस से डरते हैं, इसलिए लॉस इवर्जन का इस्तेमाल कीजिए। एंकर सेट कीजिए या सामने वाले का एंकर समझकर उसे बेंड कीजिए। रेंज का इस्तेमाल कीजिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी दिखे। फेयरनेस की भावना पर जोर दीजिए। डेडलाइंस और टाइम प्रेशर को लेवरेज कीजिए। नेगोशिएशन का मतलब सामने वाले को मैनिपुलेट करना नहीं है, इसका मतलब है उसकी रियलिटी को इस तरह शेप करना कि वो आपके फेवर में डिसीजन ले और उसे भी लगे कि उसने फेयर डील की है। तो अगली बार जब आप किसी डील में हो, चाहे वो सैलरी की हो, किसी बिजनेस की या बार्गेनिंग की, याद रखिए जीतने वाला वो नहीं होता है जो लाउड होता है। जीतने वाला वो होता है जो चुपचाप सामने वाले की रियलिटी को बेंड कर देता है। चैप्टर 7, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेगोशिएशन की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ये सोचना कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा समझाएंगे, तो सामने वाला आपकी बात मान लेगा। असल सच्चाई इसके उलट है। नेगोशिएशन में जीतता वही है जो सामने वाले को कंट्रोल का इल्यूजन दे देता है। क्रिस वॉस कहते हैं कि इंसान कंट्रोल खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता है कि अगर उसके हाथ से कंट्रोल निकल गया तो वो हार गया। लेकिन नेगोशिएशन की असली कला यह है कि सामने वाले को फील कराओ कि कंट्रोल उसी के पास है। वहीं असल में आप स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे वहीं ले जा रहे होते हो जहां आप चाहते हो। अब सवाल है, ये होता कैसे है? इसके लिए क्रिस वॉस एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ये वो सवाल होते हैं जिनका जवाब सामने वाला सीधे हाँ या ना में नहीं दे सकता, बल्कि उसे सोचकर बोलना पड़ता है। और जब वो सोचता है तो उसका दिमाग आपके सवाल की दिशा में चलने लगता है। उदाहरण के लिए, क्या आप ये प्राइस कम करेंगे? इससे जवाब मिल सकता है हाँ या नहीं, और ज्यादातर केस में जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर आप पूछते हैं, हम इस डील को दोनों के लिए फेयर कैसे बना सकते हैं, या अगर आपका बजट लिमिटेड है तो मैं इसमें कैसे फिट हो सकता हूं, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। आपने उसे इल्यूजन दिया कि कंट्रोल उसके पास है, फिर भी आप बातचीत के डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्रिस वॉस कहते हैं कि कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस नेगोशिएशन का स्विस नाइफ है। ये सामने वाले को इंगेज रखते हैं, ये उसे डिफेंसिव नहीं बनने देते, और ये आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस डील को आपके लिए वर्केबल बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या सुझाव करते हैं? इन सवालों की खासियत यह है कि ये सामने वाले को आपके लिए सोचने पर मजबूर करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं। क्लाइंट कहता है ये प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आप डिफेंसिव हो जाए और बोले ये प्राइस जस्टिफाइड है, तो बातचीत अटक सकती है। लेकिन अगर आप काम कहें, आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा है, तो हम इसे आपके बजट के हिसाब से वर्केबल कैसे बना सकते हैं? अब गेंद क्लाइंट के पाले में है, उसे ऑप्शन देने पड़ेंगे। धीरे धीरे वो आपकी टर्म्स एक्सेप्ट करने की ओर बढ़ सकता है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल सिर्फ कैलिब्रेटेड क्वेश्चन से नहीं आता, ये साइलेंस से भी आता है। कभी गौर किया है, जब आप किसी को टफ सवाल पूछते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, तो साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देता है और वो गैप भरने के लिए बोलने लगता है। कई बार इस साइलेंस में वो बातें भी बोल देता है जो वो छुपाना चाहता था। नेगोशिएशन में साइलेंस एक इनविजिबल वेपन है। ये सामने वाले को फील कराता है कि वो सोच रहा है और कंट्रोल उसी के पास है, पर असल में साइलेंस से कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। क्रिस वॉस एक और पावरफुल बात बताते हैं, लेबलिंग और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का कॉम्बो बहुत असर करता है। पहले आप सामने वाले के इमोशन लेबल करें। लगता है कि आप रिस्क को लेकर चिंतित हैं, फिर कैलिब्रेटेड क्वेश्चन पूछें,
तो हम इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इस कॉम्बो से सामने वाला वैलिडेट भी फील करता है और इंगेज भी रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद सॉल्यूशन देने लगता है। इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए आप अपने लैंडलॉर्ड से रेंट नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो कहता है रेंट बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ रही है। अगर आप सीधा कहें नहीं मैं ज्यादा रेंट नहीं दूंगा तो टकराव होगा। लेकिन अगर आप काम कहें लगता है कि आपको राइजिंग कॉस्ट की चिंता है, तो इसे मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अब गेंद लैंडलॉर्ड के पाले में है, उसे ऑप्शंस देने पड़ेंगे। धीरे धीरे वो आपकी टर्म्स एक्सेप्ट करने की ओर बढ़ सकता है। नेगोशिएशन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नो को हैंडल करना। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल तभी आता है जब सामने वाले को लगे कि वो नो कहने के लिए फ्री है। क्रिस वॉस कहते हैं कि जब आप सामने वाले को नो कहने देते हैं तो वो रिलैक्स्ड फील करता है। उसे लगता है कि उसका कंट्रोल बना हुआ है और इसी रिलैक्सेशन में वो आगे नेगोशिएशन के लिए खुल जाता है। तो कभी भी यस पर प्रेशर मत डालिए, बल्कि ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब नेचुरली नहीं हो पर जो आपकी ओर ले जाए। जैसे क्या ये आइडिया आपके लिए बुरा होगा, या क्या आप इस डील को पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहेंगे? जब सामने वाला कहे नहीं इतना भी नहीं, तो आपने दरवाजा खोल दिया है। क्रिस वॉस एक FBI का केस शेयर करते हैं। किडनैपर से बात करते समय उन्होंने कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का स्मार्ट यूज किया। किडनैपर को लगा नेगोशिएशन उसकी शर्तों पर चल रही है, लेकिन असल में नेगोशिएटर उसे धीरे धीरे से सेफ सरेंडर की ओर ले जा रहे थे। यानी कंट्रोल का इल्यूजन किडनैपर के पास था, लेकिन असली कंट्रोल नेगोशिएटर के पास था। तो इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, नेगोशिएशन में फोर्स मत कीजिए। सामने वाले को महसूस कराइए कि कंट्रोल उसी के पास है, लेकिन सवाल, साइलेंस और स्मार्ट फ्रेमिंग से असली कंट्रोल अपने पास रखिए। टेक्निक्स याद रखिए, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछिए, साइलेंस का इस्तेमाल करिए, लेबलिंग और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस को मिलाइए, सामने वाले को नो कहने की आज़ादी दीजिए। जब सामने वाला कहेगा हाँ मैं कंट्रोल में हूं, असल में आप अंदर से मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। तो अगली बार जब आप किसी नेगोशिएशन में हो, चाहे वो सैलरी डिस्कशन हो, क्लाइंट मीटिंग हो या घर की कोई बातचीत हो, याद रखिए जबरदस्ती जीतने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाले को इल्यूजन दीजिए कि कंट्रोल उसी के पास है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे वहीं ले जाइए जहां आप चाहते हैं। यही नेगोशिएशन का सबसे सटल और पावरफुल सीक्रेट है। चैप्टर 8 गारंटी एग्जीक्यूशन। दोस्तों, नेगोशिएशन का असली मकसद सिर्फ हाँ या ना पाना नहीं होता। असली काम तो तब शुरू होता है जब डील को सही तरीके से लागू किया जाए। अक्सर हम मान लेते हैं कि अगर सामने वाला हाँ कह दे तो सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि हाँ केवल शुरुआत होती है। असली चुनौती यह है कि तय की गई बातें जमीन पर उतरी या नहीं। इस चैप्टर में क्रिस वॉस बताते हैं कि कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि डील पूरी तरह एग्जीक्यूट हो और कोई गलती या मिसकम्युनिकेशन ना हो। सबसे पहले आती है स्पष्टता। अगर आप ये नहीं जानते कि सामने वाला हाँ किस बात के लिए कह रहा है, तो चीजें जल्दी उलझ सकती हैं। इसलिए जब कोई सहमति जताए तो तुरंत पूछें, आपने असल में किस बात को मान लिया है? हम इसे लागू करने के लिए कौन से कदम उठाएंगे? आपके हिसाब से पहला कदम क्या होना चाहिए? ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और वो खुद जिम्मेदारी तय करने लगता है। साफ और स्पष्ट कदम तय करना जरूरी है। कई बार लोग हाँ इसलिए कहते हैं ताकि बातचीत जल्दी खत्म हो जाए या टकराव से बच सकें। ऐसे समय में यह जानना जरूरी है कि यह हाँ असली है या नकली। नकली हाँ का मतलब है कि सामने वाला सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है, असल में उसने कमिटमेंट नहीं दिया है। इसके बाद आती है समय सीमा। जब हर कदम के लिए क्लियर डेडलाइन तय होती है तो सामने वाला जिम्मेदार फील करता है। मान लीजिए आपने तय किया कि डॉक्यूमेंट्स अगले हफ्ते भेजे जाएंगे, तो 2 दिन पहले एक विनम्र रिमाइंडर भेजकर सुनिश्चित करें कि सब समय पर हो। इससे सामने वाले को एहसास होता है कि उसकी जिम्मेदारी पर ध्यान दिया जा रहा है और वो ढिलाई नहीं करेगा। कई बार लोग हाँ कहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं होते, इसलिए जरूरी है कि आप जांच लें कि सामने वाले के पास जरूरी साधन और क्षमता है या नहीं। अगर साधन नहीं है तो डील अधूरी रह जाएगी। इस प्रक्रिया में आपको भरोसा भी दिखाना है और जांच भी करनी है। यही संतुलन नेगोशिएशन को सफल बनाता है। एक और टेक्निक है छोटे कदम। अगर आप सीधे बड़े कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला डर सकता है या पीछे हट सकता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स और रियायतें देते हैं जिन्हें वो बड़ा समझे, तो वो सहयोगी हो जाएगा। जैसे अगर कोई बड़ी रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसे एक बार में पूरा देने के बजाय छोटे हिस्सों में काम पूरा करने के लिए कहें। इससे जिम्मेदारी भी बढ़ती है और काम समय पर होता है। ये भी याद रखें कि भरोसा और निगरानी का संतुलन जरूरी है। सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन बीच बीच में ये देखना भी जरूरी है कि वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, तो समय समय पर हल्के अंदाज में प्रगति पूछिए।
ये दिखाता है कि आप गंभीर हैं और डील की सफलता पर ध्यान दे रहे हैं। जब आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला पार्टनर जैसा महसूस करता है। वो सिर्फ डील का हिस्सा नहीं बल्कि जिम्मेदार पार्टनर बनता है। यही एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करता है। क्रिस वॉस कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव तरीका है सब कुछ लिखित में लेना। हर स्टेप और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर कर देना। कौन क्या करेगा और कब तक करेगा, ये तय होना चाहिए। इससे भ्रम नहीं रहता और सभी की क्लैरिटी बनी रहती है। एग्जीक्यूशन के समय पेशेंस और संयम भी जरूरी है। कभी सामने वाला दबाव महसूस करता है या डेडलाइन से घबरा जाता है। ऐसे समय में काम और सपोर्टिव रहना नेगोशिएशन को सफल बनाता है। रेगुलर चेकिंग भी जरूरी है। समय समय पर पूछना कि सब सही चल रहा है या नहीं डील को मजबूत करता है और सामने वाले में सहयोग की भावना बढ़ाता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट में छोटे अपडेट्स लेना और टीम को प्रोत्साहित करना। एग्जीक्यूशन सिर्फ टेक्निकल स्टेप्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ हैं, आप जिम्मेदारी पर नजर रख रहे हैं और कोई भी कदम बिना ध्यान के नहीं होगा। जब ये बैलेंस बनता है तो डील सफल होना लगभग तय है। दोस्तों, अगर आप क्रिस वॉस की इस स्ट्रैटेजी को रोजमर्रा में लागू करेंगे, चाहे वो बिजनेस डील हो, टीम प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल समझौता, तो एग्जीक्यूशन की गारंटी मिलेगी। स्पष्टता, जिम्मेदारी, डेडलाइंस, छोटे कदम, भरोसा और निगरानी का संतुलन, यही वो कला है जो नेगोशिएशन को सिर्फ बातचीत से आगे ले जाकर असली परिणाम में बदल देती है। तो याद रखिए, हाँ केवल शुरुआत है। असली जीत तब होती है जब तय की गई बातें पूरी हों और उसके लिए आपको क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ काम करना होगा। यही चैप्टर 8 का असली मैसेज है। चैप्टर 9 बार्गेन हार्ड। दोस्तों, नेगोशिएशन की दुनिया में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं जितना कम कहेंगे उतना फायदा होगा, या फिर सीधे हाँ या नहीं में उलझ जाते हैं। असली कला होती है सही तरीके से बातचीत करना, यानी बार्गेन हार्ड। लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि स्मार्ट और रणनीतिक बातचीत है। इस चैप्टर में क्रिस वॉस बताते हैं कि कैसे आप बिना रिश्ता बिगाड़े, बिना तनाव पैदा किए सबसे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि बातचीत का मतलब केवल कीमत कम या ज्यादा करना नहीं होता। असली बात है समझौते के हर पहलू पर नियंत्रण रखना और सामने वाले को यह महसूस कराना कि यह फैसला दोनों के लिए सही है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फ्रीलांसर से बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे कह दें कम कीमत देंगे, तो सामने वाला बचाव मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कहें चलो देखते हैं कैसे इसे दोनों के लिए संतुलित बनाएं, तो सामने वाला खुद समाधान निकालने लगेगा। इसके बाद आता है लेबलिंग और भावनाओं का इस्तेमाल। क्रिस वॉस कहते हैं कि बातचीत में भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना सामने वाले की सहमति को बढ़ा देता है। जैसे अगर कोई कहे मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में घाटा उठाया है, तो आप कह सकते हैं मुझे लगता है कि आपको पहले अनुभव से डर लग रहा है। इतना कहने से फर्क पड़ता है। सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और वो आप पर भरोसा करता है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कैलिब्रेटेड सवाल पूछना। सीधे सवाल पूछने के बजाय ऐसे सवाल पूछें जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें। जैसे अगर हम इस कीमत पर सहमत हुए तो क्या ये आपके लिए काम करेगा, या आपके हिसाब से इसे कैसे लागू किया जा सकता है। ऐसे सवाल सामने वाले को समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं और बातचीत आपके नियंत्रण में रहती है। जब हम हार्ड बार्गेनिंग करते हैं तो सामने वाला अपने शुरुआती रुख पर अड़ सकता है। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्रिस वॉस कहते हैं कि शांत और स्थिर रहकर छोटे छोटे संकेतों और रियायतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे हम इसे इतने में नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं ठीक है, क्या हम इसे इस हिस्से में पूरा कर सकते हैं और बाकी हिस्से पर बाद में बात करें। ये तरीका सामने वाले को डर या दबाव महसूस कराए बिना बातचीत को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही नंबर और पैमाने का इस्तेमाल बहुत असरदार होता है। केवल शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, आंकड़े और सीमाएं सामने रखिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सेवा के लिए भुगतान तय कर रहे हैं तो कहें हम इस बजट में कितना काम कर सकते हैं। ये सामने वाले को स्पष्ट रूप से सोचने पर मजबूर करता है और वो अपने पक्ष में रियायत देने लगता है। दोस्तों, बार्गेन हार्ड का सबसे बड़ा रहस्य है सही समय पर ठहराव। बहुत बार लोग जल्दी में निर्णय ले लेते हैं या जल्दी हाँ कह देते हैं। लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं कि कभी कभी थोड़ी देर चुप रहना सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है साइलेंस का पावर। चुप रहकर आप सामने वाले की असली प्राथमिकताएं और सीमाएं जान सकते हैं। इसके अलावा झुकाव और फिक्सिंग का संतुलन जरूरी है। मतलब ये कि आप सामने वाले के कुछ जरूरतों को पूरा करें, लेकिन अपने लिए भी जरूरी चीजें सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले समझें कि सामने वाला सबसे ज्यादा क्या चाहता है और उसे वो दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके फायदे भी सुरक्षित रहें। यही असली रणनीतिक बातचीत है। क्रिस वॉस एक और तकनीक बताते हैं
डील को विजुलाइज करना। सामने वाले से कहें, चलिए हम इस डील के हर कदम को विस्तार से समझते हैं। कौन कब क्या करेगा, कौन सा रिस्क कौन उठाएगा, ये सब स्पष्ट करें। जब लोग अपनी आंखों में डील को कल्पना कर लेते हैं तो समझौता मजबूत हो जाता है और कोई गलती नहीं होती। जब आप बार्गेन हार्ड करते हैं तो हमेशा वैकल्पिक रास्ते तैयार रखें, मतलब कि डील में लचीलापन होना चाहिए। अगर कोई रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता तुरंत प्रस्तुत कर सकें। इससे सामने वाला भी महसूस करता है कि आप समाधान ढूंढने में सक्षम हैं और बातचीत मजबूत हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए कि हेड ऑन संघर्ष से कभी भी बेस्ट डील नहीं निकलती। हमेशा बातचीत को सहयोग और रणनीति के नजरिए से करें। सामने वाले की भावनाओं को समझें, सवालों से सोचने पर मजबूर करें, समय सीमा और छोटे छोटे कदम तय करें और चुप रहने का सही इस्तेमाल करें। यही तरीका है कि आप किसी भी डील में ज्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं बिना रिश्ते खराब किए। अंत में ये कह सकते हैं कि बार्गेन हार्ड का मतलब है जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ बातचीत करना, रणनीति और धैर्य का इस्तेमाल करना और सामने वाले को ये विश्वास दिलाना कि ये डील दोनों के लिए फायदेमंद है। यही स्किल किसी भी नेगोशिएशन को बातचीत से वास्तविक परिणाम में बदल देता है। चैप्टर 10 फाइंड द ब्लैक स्वान। दोस्तों, नेगोशिएशन की दुनिया में अक्सर वही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाले का रुख स्पष्ट है और डील के सारे नियम तय हैं। लेकिन सच ये है कि असली गेम वही होता है जो हम नहीं जानते, जो छुपा हुआ होता है। यही है ब्लैक स्वान, वो अनदेखी जानकारी, वो छोटी छोटी बातें जो पूरी बातचीत और डील को पलट सकती है। ब्लैक स्वान ढूंढना कोई जादू नहीं है, ये ध्यान, धैर्य और सही तरीके से सवाल पूछने की कला है। हर बातचीत में छोटे संकेत होते हैं, एक शब्द, एक इशारा, एक हेजिटेशन, जो बड़े फैसले की कुंजी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, आप किसी कंपनी में सैलरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाला बार बार कहता है, हमारे पास बजट नहीं है। साधारण नेगोशिएटर यही मान लेगा कि सैलरी नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि उसने कहते हुए हाथ की मूवमेंट बदल दी या आंखें झुकीं, तो ये संकेत हो सकता है कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बस आपको सही तरीका पता करना है। क्रिस वोस बताते हैं कि ब्लैक स्वान ढूंढने के लिए सबसे जरूरी है सक्रिय सुनना और पैटर्न पहचानना। इसका मतलब है केवल सुनना नहीं, बल्कि हर शब्द, हर पॉज और हर इमोशन पर ध्यान देना। मान लीजिए कि आप किसी सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं। वो बार बार कहता है, हम हमेशा हाई क्वालिटी देते हैं। साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि ये बस मार्केटिंग है, लेकिन अगर आप पॉज, एम्फेसिस और रेपिटेशन पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वालिटी उसकी मुख्य चिंता है और नेगोशिएशन में वही लेवरेज बन सकता है। इसके बाद आता है कैलिब्रेटेड सवालों का जादुई इस्तेमाल। सीधे सवाल पूछने के बजाय ऐसे सवाल पूछें जो सामने वाले को अपनी जानकारी खोलने पर मजबूर करें। जैसे, आपके लिए इस डील में सबसे ज्यादा चुनौती क्या है? या क्या ऐसी कोई चीज है जो हम समझ नहीं रहे और जो इस डील को बदल सकती है? ये सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और अक्सर ब्लैक स्वान सामने आ जाता है। ब्लैक स्वान ढूंढने का एक और तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। सामने वाले की भावनाओं को पढ़ें और उन्हें नाम दें। जैसे कोई हेजिटेंट दिख रहा है तो कहें, मुझे लगता है कि ये निर्णय आपके लिए कठिन है। ये सिर्फ बातचीत को नरम नहीं करता, बल्कि सामने वाले को अपनी सच्चाई साझा करने के लिए तैयार करता है। अक्सर वही छोटी छोटी भावनाएं ही छुपा हुआ ब्लैक स्वान बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण टिप है असली उद्देश्य समझना। हर नेगोशिएशन में सिर्फ दिखता हुआ टारगेट ही नहीं होता। सामने वाले के हिडन मोटिव्स और प्रायोरिटीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं। उसका आउटवर्ड मोटिव हो सकता है कम लागत पर हाई क्वालिटी, लेकिन हिडन मोटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या इंटरनल पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करना। अगर आप ब्लैक स्वान पहचान लेते हैं तो आप नेगोशिएशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्रिस वोस बताते हैं कि ब्लैक स्वान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि लेवरेज का जरिया होती है। इसे ढूंढकर आप डील में ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां दोनों पक्ष जीते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बात कर रहे हैं। सामने वाला इनिशियल टर्म्स पर स्टबर्न है, लेकिन ब्लैक स्वान ढूंढने पर पता चलता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है क्योंकि उसे मार्केट में जल्दी प्रेजेंस चाहिए। ये जानकर आप नेगोशिएशन को उसके टाइमलाइन एडवांटेज के साथ रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और बेटर डील पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। ब्लैक स्वान अक्सर जल्दी नहीं दिखता। कभी कभी दिन, हफ्ते या महीनों की बातचीत में छोटे छोटे संकेत मिलते हैं। इसीलिए हर बातचीत को ध्यान से ऑब्जर्व करें। हर मीटिंग के बाद नोट्स बनाएं और सिग्नल्स पर एनालिसिस करें। छोटे संकेत भी बड़े फायदे में बदल सकते हैं। एक और खास तकनीक है मिरर और लेबल का इंटेलिजेंट इस्तेमाल।
मिरर करने का मतलब है सामने वाले की शब्दावली या भावनाओं को दोहराना। लेबल का मतलब है उनके इमोशन को नाम देना। जैसे कोई कहे, हम बस क्वालिटी की चिंता कर रहे हैं, तो आप रिपीट कर सकते हैं, आप क्वालिटी को लेकर चिंता में हैं। इससे सामने वाला और खुलकर बोलेगा और आप ब्लैक स्वॉन तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक स्वॉन को समझना और उसे लेवरेज में बदलना नेगोशिएशन की असली कला है। ये सिर्फ प्राइस या टर्म्स पर नहीं, बल्कि ट्रस्ट, इमोशंस और हिडन मोटिव्स पर आधारित है। जैसे किसी होस्टेज नेगोशिएशन में क्रिस वॉस बताते हैं कि अक्सर होस्टेज टेकर के छोटे संकेत ही फाइनल डील का रास्ता दिखाते हैं। वही लॉजिक बिजनेस और डेली लाइफ नेगोशिएशन में भी काम करता है। अंत में ब्लैक स्वॉन ढूंढने का मतलब है कि आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि छुपी हुई सच्चाई, संकेत और इमोशंस को समझकर नेगोशिएशन को कंट्रोल करते हैं। ये स्किल सिर्फ नेगोशिएशन नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखिए, कभी-कभी वही चीज जो दिखती नहीं, वही आपको असली जीत दिलाती है। ब्लैक स्वॉन को पहचानिए, उसका लेवरेज कीजिए और नेगोशिएशन को मास्टर कीजिए। यही तरीका है कि आप हर डील में अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज पा सकते हैं। निष्कर्ष, नेगोशिएशन आपकी सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस जर्नी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आपको एहसास हुआ होगा कि नेगोशिएशन सिर्फ नंबर्स या डील तक सीमित नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी अप्रोच और आपकी इंसानियत का भी खेल है। क्रिस वॉस हमें यही सिखाते हैं कि हर बातचीत में समझ और एम्पैथी की ताकत होती है। याद रखिए, नेगोशिएशन का असली मैजिक तब आता है जब आप सामने वाले की भावनाओं को सुनते हैं, उनके डर और चिंताओं को एक्नॉलेज करते हैं और सही तरीके से अपनी बात रखते हैं। जब आप ये कर लेते हैं, तब सिर्फ डील्स ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स भी मजबूत होती हैं। इस किताब में जो टेक्निक्स हमने देखी, मिररिंग, लेबलिंग, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, नो ड्रिवन अप्रोच, ये सब सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये माइंडसेट की दिशा बदलने वाले इंस्ट्रूमेंट रोल्स हैं। इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना और अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना ही आपको एक्सपर्ट नेगोशिएटर बना सकता है। तो अब जब आप अगली बार किसी भी बातचीत में बैठें, चाहे वो सैलरी डिस्कशन हो, बिजनेस डील हो या घर में कोई छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट, याद रखिए, आपके पास अब वो स्किल्स हैं जो आपको कंट्रोल, रिस्पेक्ट और बेस्ट आउटकम दिला सकती हैं। ये किताब आपको सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी देती है। दोस्तों, नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। इसका मतलब है समझना, इन्फ्लुएंस करना और सही तरीके से रिजल्ट हासिल करना। क्रिस वॉस की ये प्रिंसिपल्स अगर आप सच में अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी हर बातचीत पहले से कहीं ज्यादा असरदार, सोच समझकर और परिणाम ओरिएंटेड बन गई है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाएं, प्रैक्टिस करें और हर बातचीत में मास्टरी हासिल करें। याद रखिए, नेगोशिएशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन सही नॉलेज और माइंडसेट के साथ ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और इस तरह हम इस इनक्रेडिबल जर्नी का अंत करते हैं। आपकी हर बातचीत अब सिर्फ बातचीत नहीं रहेगी, ये आपके प्रभाव, आपकी बुद्धि और आपकी रणनीति का प्रतिनिधित्व होगी।